शेयर मार्केट हर कोई सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पाता, क्योंकि बड़ा सवाल ये आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सीरीज बनाई है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउस वाइफ्स हो, वो बड़े आसानी से इस सीरीज के माध्यम से शेयर मार्केट सीख पाएंगे, फिर चाहे वो फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या फिर ना हो। और ये मेरा प्रॉमिस है। हमारे बारे में अगर बात करें तो हमारे 3 यूट्यूब चैनल्स के जरिए हमने अपने 25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को शेयर मार्केट सिखाया है, और इस सीरीज की मदद से और भी ज़्यादा लोगों को सिखाने का प्रयास है, क्योंकि हम भारतीय आज भी शेयर मार्केट के मामले में और मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें टैप करने में पीछे हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये जो मार्केट है ये पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए शेयर मार्केट हर किसी को, हर एक भारतीय को समझना बड़ा ज़रूरी है, और इसी शेयर मार्केट को आप सभी को समझाने का हमारी सीरीज़ का प्रयास है। और साथ ही सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में एक 8वां आश्चर्य भी है जो सिर्फ 0.0001% लोगों को ही पता है, और उसी को यूज़ करके वो बहुत वेल्दी बन रहे हैं। तो वो 8th वंडर क्या है, कैसे आप अपने लिए उसे यूज़ करके वेल्दी बन सकते हैं, इस सीरीज़ में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले समझते कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो कि एक रियल स्टोरी है। देखिए, बचपन में मैं काफ़ी दिन, मतलब कई बार अमलनेर जाता था, जो कि मेरी दादी का मायका था, और बचपन में काफ़ी बार वहाँ पर आना जाना होता था। और जब मैं वहाँ पर जाता था तो वहाँ पर उनके घर के थोड़ा पास ही 2 फैक्ट्रीज, एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी विप्रो की, और दूसरे थी विप्रो की और एक फैक्ट्री थी जहाँ पर संतूर साबुन बनाया जाता था। अब उन्हें देख के मुझे ये नहीं पता था कि आगे चल के ये जो कंपनी है ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट IT कंपनी बनेगी। देखिए, विप्रो की बात करूँ तो अजीम प्रेमजी इस कंपनी को चलाते हैं। इनकी जो नेटवर्थ है ये इतनी है, देखकर काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है। ये फिगर है 1,93,000 करोड़, यानी लगभग 2 लाख करोड़। अब 2 लाख करोड़ में कई सारी छोटी मोटी कंपनीज बैठ जाएंगी, इतनी इनकी अकेले की नेटवर्थ है। और इसमें से करीब 20,000 करोड़ रुपए ये अब तक डोनेट भी कर चुके हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट है इंडिया के। अब इनके जो पिताजी थे उनका नाम था मोहम्मद हाशिम प्रेमजी। ये क्या करते थे, इंडिया से चावल लेके जाते थे बर्मा, और फिर वहाँ जाकर राइस बेचते थे। बहुत बड़े स्केल पर अपना बिजनेस करते थे, जिसके चलते उन्हें वहाँ पर क्या नाम पड़ा था, राइस किंग ऑफ बर्मा। अगर आप सिंपली गूगल पर जाते हो और सर्च करते हैं राइस किंग ऑफ बर्मा तो आपको इन्हीं का नाम मिलेगा। फिर 1945 में इन्होंने डिसाइड किया कि अभी वापस इंडिया आते हैं और यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। इंडिया आने के बाद इन्होंने अलग अलग बिजनेस की तलाश शुरू की कि कौन सा बिजनेस बेटर रहेगा। पहले से ही बिजनेस माइंडेड थे, अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, तो हमेशा उस तलाश में थे कि कहाँ पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसी दौरान इन्हें पता चला कि जो ग्राउंडनट ऑयल है, सिंगदाने का तेल, और वेजिटेबल घी, ये बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए शुरू करने के लिए। और तभी उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अमलनेर आता है, जो कि छोटा सा एक शहर है जहाँ पर ग्राउंडनट यानी मूंगफली की बहुत अच्छी खेती होती है। और वहाँ पर अगर हम फैक्ट्री डालेंगे तो वो आसपास की जो मूंगफली है वो हमारे पास आएगी, उसको हम ऑयल में कन्वर्ट करके बेचना शुरू करेंगे, और अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो शुरुआत में उन्होंने अमलनेर आए, वहाँ पर अपना एक फैक्ट्री सेटअप की उन्होंने वहाँ पर, और फैक्ट्री में फटाफट जो फार्मर्स थे उनसे मूंगफली लेनी है, ऑयल में कन्वर्ट करके अपने किसान नाम के ब्रांड के अंडर वो लोगों को बेचना उन्होंने शुरू किया। बहुत सक्सेसफुल रहा, अच्छा खासा पैसा ये कमा रहे थे। तभी इन्हें पता चला कि इस चीज़ को हम और बढ़ा सकते हैं, वनस्पति घी शुरू कर सकते हैं। बाद में इन्होंने डालडा बेचना शुरू किया, और अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्होंने एंटर करना शुरू किया जो ऑयल से रिलेटेड थे। अब जब बिजनेस बढ़ाना है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितना पैसा उनके पास था उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री में लगा दिया था, और जहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी उनको मिले। अब ये बिजनेस शुरू करने के बाद इन्हें पता चला कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और इस अपॉर्चुनिटी को अगर टैप करना है तो हमें ज़रूरत है पैसों की। अब पैसा आएगा कहाँ पर? कोई भी कंपनी है उसको अगर पैसों की ज़रूरत है तो सबसे पहला जो ऑप्शन उसके सामने होता है वो होता है डेट, यानी आप कर्ज लेकर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो कर्ज लेने के लिए बैंक्स, आज कई सारे बिजनेसेस आप देखते हैं तो कर्ज लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं। वैसे यहाँ पर इन्होंने भी बैंक्स को अप्रोच किया, लेकिन बैंक्स उस ज़माने में 1945 की बात है, आज़ादी के पहले की, बैंक्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, लोन देना मतलब, और बिजनेसेस को मतलब उनके लिए भी एक रिस्की अफेयर था, और उस टाइम बिजनेसेस भी बहुत कम थे जो बड़े स्केल पर काम कर रहे थे। तो इसलिए ज़्यादातर बैंक्स ने सीधे सीधे मुँह पर ही मना कर दिया। लेकिन फिर मोहम्मद हाशिम प्रेमजी वो नहीं थे जो तुरंत हार मान जाए। इन्होंने अल्टरनेट ऑप्शंस देखने शुरू किए कि और क्या ऑप्शन हो सकता है। तभी इन्हें पता चला कि एक ऐसा भी ज़रिया है जहाँ से पैसा उठाया जा सकता है, जिसके बारे में उन्हें उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन
उसी दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि इक्विटी भी एक ऑप्शन हो सकता है जहां से आप पैसे उठा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ऑफकोर्स मोहम्मद प्रेम जी को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मुंबई में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर उनके कनेक्शन से एक व्यक्ति से इनकी बात होती है और फिर वो व्यक्ति इन्हें बताता है कि आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इक्विटी के माध्यम से यानी शेयर मार्केट के जरिए पूरी हो सकती है। अब ये चीज़ उनके लिए भी थोड़ी नई थी, क्योंकि वो बहुत हम बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं। तो तभी उस व्यक्ति ने मिस्टर प्रेम जी को ये समझाया कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर यह शेयर मार्केट एक तरफ होते हैं इन्वेस्टर्स, एक तरफ होती है कंपनी। यानी कि जिन लोगों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो शेयर मार्केट के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि फिर जो भी पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो जाता है कंपनी के पास, यानी कंपनी को जो कैपिटल चाहिए, जैसे कि इस केस में मिस्टर प्रेम जी को चाहिए पैसा, वो उन्हें शेयर मार्केट के जरिए मिल जाता है। बदले में उन्हें कुछ देना भी पड़ता है। देखिए, बैंक लोन में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो भी आपने अमाउंट लिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पूरी अमाउंट आपको रिटर्न करनी पड़ती है बैंक को इंटरेस्ट के साथ। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, जो भी पैसा आपको मिलता है वो आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ आती है कि आपको बदले में कंपनी के शेयर्स यानी कंपनी की भागीदारी इन्वेस्टर्स को देनी पड़ती है। अब उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम वो जो ज़माना था वो शेयर सर्टिफिकेट का ज़माना था, यानी शेयर्स खरीदते टाइम आपको सर्टिफिकेट मिलते थे, फिर आपको वो अच्छे तरीके से कहीं पर रखने होते थे। वो चोरी हो गए, फट गए, पानी गिर के ख़राब हो गए तो प्रॉब्लम थी। इसीलिए जल्दी इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी बाद में फिर डीमैट अकाउंट आया जिसके पास फिजिकल शेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि अगर आज आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सिंपली आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जो इंडिया में 200 से भी ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप खोल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ है कि रिसेंट कुछ ईयर में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, फेयर वेल्थ, इन जैसे ब्रोकर्स ने काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड किए, जिसके बाद जिन लोगों ने वहाँ पर डीमैट अकाउंट खोले उन्हें बड़े नुकसान। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलें जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, और इसके लिए आपको उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखना पड़ेगा। नीचे मैंने 2 स्टॉक ब्रोकर्स के लिंक दी हैं जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और जो मेरे हिसाब से सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है इन मार्केट में। उसमें से जो पहला स्टॉक ब्रोकर है उसमें श्री रतन टाटा का अपना स्टेक है उस कंपनी में। तो जब मिस्टर रतन टाटा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अपना रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इस स्टॉक ब्रोकर का नाम है अपस्टॉक, जिसके जो फाउंडर्स है वो भी कॉन्ट्रोवर्सीज बाकी चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं। साथ ही जो दूसरा ब्रोकर है जिसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है और काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से मार्केट में है। तो इन दोनों में से किसी भी एक के साथ आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, चाहे तो दोनों के साथ भी खोल सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कितने भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। तो अगर आप नीचे दिए लिंक से डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो कि एक एनिमेटेड कोर्स है 6000 वर्थ रुपीज़ का, वो फ्री में मिलता है। साथ ही आप हमारे फाइनेंस क्लब के भी फ्री में मेंबर बन जाओगे, जहाँ पर आप बाकी लोगों से बहुत कुछ सीख पाओगे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जर्नी कई बार लोनली होती है, क्योंकि हमारे जान पहचान के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अकेले करेंगे तो मिस्टेक्स ज़्यादा करेंगे, और दूसरों से सीख के करेंगे तो मिस्टेक्स कम करेंगे। इसलिए कम्युनिटी में होना ज़रूरी है। वो कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिलती है जहाँ हज़ारों लोग हैं जो हर दिन अपने सवाल जवाब एक्सचेंज करते रहते हैं। साथ ही जैसे ही मार्केट में कुछ नया अपडेट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। साथ ही बाकी लोगों से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अपने सवाल भी आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब ये जो कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को देती है, तो यहाँ ये क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी अच्छी परफॉर्म करने लगती है, जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बड़ा होता है, वैसे वैसे इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलता है। और यही से मेनली इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं। तो इन्वेस्टर्स कहाँ से पैसे कमाते हैं कि जब उन्हें लगता है कि कोई कंपनी अच्छी है तब वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो उससे उन्हें फ़ायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो मिस्टर प्रेम जी को यहाँ पर अच्छे से पता चला कि शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस कंपनी में भागीदार बन सकते हैं। वहीं पर कंपनी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आम लोगों से, इन्वेस्टर्स कौन है, आप मेरे जैसे आम इन्वेस्टर्स, जिनसे कंपनी पैसा उठाकर अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। आप इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको उठा लीजिए। अब एप्पल को उठा लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, कोका कोला है। इंडिया में बात करें तो इंडिया की जो भी टॉप कंपनीज़ हैं, सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, फिर TCS है, HDFC बैंक है, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं टॉप में, वो लगभग सारी कंपनीज़ आपको किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड मिलेगी। यानी कभी ना कभी उन्होंने शेयर मार्केट से पैसा उठाया है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए।
यानी आम लोगों ने उनकी मदद की है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिसके चलते वो इतने बड़े बने हैं। और ये रियलिटी है। तो आम लोगों का एक बहुत अहम रोल होता है पूरे किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, और इसीलिए शेयर मार्केट को पूरे मार्केट का, पूरी इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद प्रेम जी ने डिसाइड किया कि ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसके ज़रिए पैसे उठा सकते हैं। और वो समझने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो शेयर मार्केट से पैसे उठाते हैं। अब ये तो पहली स्टेप थी। अब आने वाली डिफ़िकल्टीज़ बहुत ही जल्द उनके सामने आने वाली थी, बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि वो जो टाइम, वो शेयर मार्केट के लिए भी काफ़ी नया टाइम था। बहुत ही कम कंपनीज उस टाइम ऐसी थी जो शेयर मार्केट से पैसा उठाती थी। तो अब उनके सामने अगला चैलेंज ये था कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें मैं कैसे कन्विंस करूँ कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आज तो ऐसी हालत है कि आज इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है धीरे धीरे, जिसके चलते जो भी कंपनीज शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाहती हैं, उस प्रोसेस को जनरली कहते हैं IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उन IPOs को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है। यानी जिस जिस कंपनी को शेयर मार्केट से पैसा उठाना है, उसको वो पैसा मिल भी रहा है मार्केट से। और लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं है। उस ज़माने में बहुत ही कम लोग थे। आप सोचिए ना, जहाँ पर बैंक रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पर लोगों को मनाना बहुत टफ है। मैं आपको 1977 की बात बताता हूँ। ये तो वाकया चल रहा है 1946 का, जब विप्रो का IPO आया। IPO यानी जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है, उस प्रोसेस को IPO कहते हैं। तो 1946 में विप्रो का IPO आया था। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जिसे RIL भी कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका IPO 1977 में आया था। इनकी स्टोरी सबको पता है। जब इनका IPO आया था, इन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को कन्विंस किया कि रिलायंस आगे चलकर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, आप हमारा साथ दीजिए और इस IPO में इन्वेस्ट कर दीजिए। जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, और वो एक केस स्टडी के तौर पर अब समझाया जाता है कई सारी बिजनेस स्कूल्स में। लेकिन विप्रो की जो स्टोरी थी वो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि उससे भी पहले का टाइम था। मोहम्मद प्रेम जी जो थे, वो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि वो शख्स नहीं थे कि हार मान लिया। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जो अपने आसपास का एरिया है, पहले उसे टैप कर लेते हैं। तो मुंबई में इन्होंने थोड़ा बहुत लोगों को बताया, प्लस इन्होंने अमलनेर के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बताना शुरू किया कि आप भी कंपनी में भागीदार बन सकते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके। साथ ही अमलनेर के जो किराना दुकानदार हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन वहाँ के हैं, या जो भी बाकी लोग हैं, उन्हें जाकर उन्होंने समझाया कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब फिर जैसे तैसे मोहम्मद प्रेम जी ने अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, और लोगों ने भी इन्वेस्ट किया। किसी ने 1 शेयर लिया, किसी ने 2 शेयर्स लिए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया। जैसे से उन्होंने देखा कि कंपनी की शेयर प्राइस आगे बढ़ रही है, वैसे से उन्हें कॉन्फिडेंस आया, और फिर कई सारे लोगों ने, अमलनेर के कई सारे लोगों ने 1960s और 1970s में कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब इससे हुआ ये कि मिस्टर प्रेम जी को पैसा मिला अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया कि जल्दी उनकी नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और कंपनी के शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन जब उनके बेटे अजीम प्रेम जी 21 साल के थे, तब मोहम्मद हाशिम प्रेम जी की अचानक डेथ हुई, जिसके बाद अजीम प्रेम जी को US से इंडिया वापस लौटना पड़ा, और कंपनी की पूरी बागडोर अजीम प्रेम जी ने अपने हाथ में ली। और फिर उन्होंने अपने बिजनेस को इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया कि आज वो इंडिया की 4थी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था नॉन IT बिजनेस से IT बिजनेस में जाने का, ये भी अजीम प्रेम जी का ही डिसीजन था, और उस डिसीजन को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब कंपनी इतने बड़े तौर पर चली गई, छोटी सी कंपनी, अब ये इन्वेस्टर्स के लिए तो अनइमेजिनेबल था कि कोई इतनी छोटी कंपनी इतनी बड़े लेवल पर जा सकती है। तो इसका फ़ायदा जो हुआ वो इन्वेस्टर्स को भी बहुत हुआ। जैसे कि अरविंद मुठे, इनके ऊपर काफ़ी सारा लोन था। तभी इनके एक दोस्त ने इन्हें बताया कि मैंने देखा कि विप्रो की जो शेयर होल्डर लिस्ट है, उसमें तुम्हारे पिताजी का नाम है। शुरुआत में तो मुठे जी को बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा है, तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उन शेयर्स की वैल्यू करोड़ों में जा चुकी थी, और जिसकी मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से अपना जो लोन है वो भी चुकता किया, और इनके पास इतना पैसा आ गया कि बाद में शायद उन्हें फिर से पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आशीष पहाड़े, इन्होंने उन्हीं विप्रो के जो शेयर से जो इन्हें पैसा मिला था, उसकी मदद से अपना बिजनेस शुरू किया। डागा फैमिली के पास जो शेयर थे, ये सारे अमलनेर के ही हैं। वही लोग जिनके एंसेस्टर्स ने, इनके पिताजी ने या फिर दादाजी ने मोहम्मद हाशिम प्रेम जी की बात सुनकर या फिर बाकी लोगों से सुनकर विप्रो में इन्वेस्ट किया था। डागा फैमिली के जो शेयर से उसकी वर्थ हो गई 28 करोड़ की। रमेश लाल कोरानी, इन्होंने तो सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पर ही अपना घर बना लिया। अब आप पूछेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, तो जब भी कोई कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। अब जो विप्रो है, उसने रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड दिए शेयर होल्डर्स, जिसका फ़ायदा इन सारे शेयर होल्डर्स को हुआ, और उन्हें इतना सारा पैसा मिल गया
कि रमेश लाल कोरानी ने तो अब अपना घर सिर्फ डिविडेंड से ही लिया, शेयर्स बेचे ही नहीं उन्होंने, सिर्फ कंपनी जो प्रॉफिट शेयर कर रही है थोड़ा थोड़ा उससे ही अपना घर बना दिया। शांतिलाल जैन की स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने उस टाइम 1970s में एक ही शेयर खरीदा क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो 100 रुपये का एक शेयर था, उन्होंने खरीद लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो एक शेयर है इसकी आज वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? आप शायद इंटरनेट पर जाकर चेक करेंगे विप्रो शेयर प्राइस, फिर आपको देखिएगा विप्रो की शेयर प्राइस फिलहाल 450 रुपये के करीब चल रही है, तो आपको लगेगा कि एक शेयर की प्राइस अब 100 रुपये थी तो अभी 450 रुपये हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक शेयर की जो प्राइस है, वैल्यू है, वो आज लगभग इतनी है 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए। अब आप पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये दिखने में तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा है, चलिए उसे समझा देता हूँ। यहाँ पर 1981 में कंपनी ने 1:1 बोनस इशू किया, यानी कंपनी ने बोनस शेयर दिया कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक बोनस शेयर आपको मिलेगा, जिसके चलते कंपनी के 100 शेयर्स अगर किसी के पास हैं तो वो 200 शेयर्स में तब्दील हो गए। उसके बाद 1984 में कंपनी ने फिर से, मैं आपको बाद में ये बोनस शेयर क्या होता है ये फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, 1984 में कंपनी ने फिर से एक बोनस शेयर दिया, यानी आपके पास एक शेयर है तो फिर से एक शेयर आपको बोनस मिलेगा, जिसके चलते वो 200 शेयर्स के 400 शेयर्स हो गए। फिर 1986 में कंपनी ने अपना जो स्टॉक है वो स्प्लिट किया, यानी आपके पास एक शेयर है तो वो भी वो 10 शेयर में स्प्लिट होगा, जिसके चलते उन 400 शेयर्स के 4000 शेयर्स हो गए। फिर आगे चल के अगेन बोनस शेयर्स चलते रहे, बीच बीच में स्टॉक स्प्लिट भी चलता रहा। तो इस तरह जो 1980s में अगर किसी के पास 100 शेयर्स थे विप्रो के, तो वो अब तब्दील हो गए हैं 7.68 करोड़ शेयर्स। चलिए तो अब समझते हैं कि ये जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की हमने बात की, इसका मतलब क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट यानी अगर किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर हम एक शेयर को 10 शेयर्स में स्प्लिट करने वाले हैं, तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले आइशर मोटर्स जो कि रॉयल इनफील्ड बाइक बनाती है, उन्होंने भी अपना स्टॉक स्प्लिट किया। तो पहले उनके शेयर की प्राइस लगभग 22,000 रुपये थी, जिसके बाद इन्होंने अपने एक शेयर को, ये जो एक शेयर था इसको 10 में तब्दील किया, जिसके चलते जो एक शेयर की प्राइस 22,000 रुपये थी वो 2200 रुपये हो गई। यानी कि ओवरऑल अगर वैल्यू निकाले आप तो उतनी निकल के आएगी। पहले एक शेयर था आपके पास, वो था 22,000 रुपये का, और आपके पास 2200 रुपये के 10 शेयर्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी इतनी निकल कर आएगी 22,000। स्टॉक स्प्लिट में होता क्या है कि बस आपको स्टॉक जो स्प्लिट होता है जिसकी वजह से आपको शेयर्स दिखने में ज़्यादा दिखते हैं, वैल्यू उतनी ही होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के बढ़ने लगते हैं। सो दैट इज़ द स्टॉक स्प्लिट। बोनस शेयर की अगर हम बात करें तो बोनस शेयर अगर किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि 1:1 बोनस शेयर हम दे रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक शेयर ऑलरेडी है तो एक बोनस शेयर आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा आपको। बोनस शेयर में भी क्या होता है कि अगर शेयर प्राइस पहले 1000 रुपये है और कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर दिया है और आपके पास मान लेते हैं कि 1000 रुपये का एक ही शेयर है, तो अभी आपके पास क्या होगा, 2 शेयर्स हो जाएंगे क्योंकि एक शेयर आपको बोनस मिला। लेकिन यहाँ पर भी जो शेयर प्राइस है वो उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगी और शेयर प्राइस 500 रुपये की हो जाएगी। तो वैल्यू उतनी ही है, पहले जो 1000 रुपये का एक शेयर था आपके पास उसकी वैल्यू 1000 रुपये है, अभी 500 रुपये के 2 शेयर्स हैं तो इसकी वैल्यू भी 1000 रुपये ही है। तो फिर आप पूछेंगे कि बोनस कहाँ पर, बोनस क्या है? तो डायरेक्ट बोनस नहीं होता ये, कंपनी क्या करती है, हर एक कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो ज़्यादा डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आपको बता दूँ कि कंपनी जो भी डिविडेंड देती है ना, यानी जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, वो डिविडेंड कंपनी फेस वैल्यू के बेसिस पर देती है। तो बोनस शेयर में वो फेस वैल्यू डिवाइड नहीं होती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में होती है। यानी कि अगर इस कंपनी की 22,000 की शेयर प्राइस है और इसका जो फेस वैल्यू है, इसकी जो फेस वैल्यू है वो मान लेते हैं 10 रुपये है, तो स्टॉक स्प्लिट में एक शेयर 10 में डिवाइड होने के बाद इसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपये हो जाएगी, वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर बोनस शेयर में किसी इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो वो 10 रुपये ही रहेंगी। इसका फ़ायदा आपको डिविडेंड नहीं मिलता, आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। तो जब भी कंपनी ज़्यादा बोनस शेयर देती है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलता रहेगा। तो बोनस शेयर का फ़ायदा डिविडेंड तक लिमिटेड है, ज़्यादा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। स्टॉक स्प्लिट में वो भी नहीं है, स्टॉक स्प्लिट नाम के लिए स्प्लिट है, उसमें आपको कुछ अलग फ़ायदा नहीं है। बट इससे होता क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने लगते हैं। जैसे हमने देखा कि एक शेयर बढ़कर कितना हुआ, 7 करोड़, लगभग 7.5 करोड़ शेयर्स में, तो वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की मदद से होता रहता है। अब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये शायद इस सवाल आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आया भी होगा कि विप्रो में लोगों ने इन्वेस्ट किया, विप्रो एक सक्सेसफुल कंपनी बनी जिसका फ़ायदा उस इन्वेस्टर्स को मिला, उन इन्वेस्टर्स ने बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए। सेम चीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है, सेम चीज़ इन्फोसिस की है, HDFC बैंक की है, उन शेयर होल्डर्स ने करोड़ों में पैसा कमाया।
लेकिन सवाल ये आता है, इसी तरह की स्ट्रैटेजी अगर हम भी फॉलो करें तो क्या हम भी करोड़ रुपए कमा पाएंगे? तो देखिए, पहला तो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक कंपनी विप्रो हो, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। तो इसके बाद आप पूछेंगे कि क्या चांस है कि मेरा पैसा शेयर मार्केट में बनेगा? तो आपको कुछ मैं फैक्ट्स और रियलिटी बता देता हूँ कि देखिए कि स्टॉक सिलेक्शन भी एक आर्ट है। अगर आपने यही पैसा मान लेते किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया होता तो वैसे ज़ीरो हो जाते। फिर आपने उसको 10 साल होल्ड किया होता, 20 साल होल्ड किया होता, ये मैटर नहीं करता है। तो स्टॉक सिलेक्शन भी मैटर करता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ पहले स्टॉक सिलेक्शन के हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मार्केट में 3600 ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत एक्टिवली ट्रेड हो रही है, यानी एक्टिवली इनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। वैसे तो शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज फिलहाल लिस्टेड है जिन्होंने कभी ना कभी शेयर मार्केट से पैसा उठाया है। इनमें से 3600 कंपनीज ऐसी जो एक्टिवली ट्रेड होती है, यानी एक्टिव है मार्केट में बहुत। अब इन 3600 में से 1789 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 10 साल में, इन द पास्ट 10 ईयर्स, इन्होंने कंपाउंडेड सालाना आपको 10% का रिटर्न दिया है। कंपाउंडेड सालाना 10% का रिटर्न दिया, यानी लगभग 50% ऐसी कंपनीज है मार्केट में जिन्होंने आपको पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना 10% के रिटर्न दिए। और मार्केट में लगभग 35% ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में आपको कंपाउंडेड सालाना 20% का रिटर्न दिया है। ऐसे 35% कंपनीज मार्केट में हैं। सेंसेक्स और निफ्टी, देखिए सेंसेक्स और निफ्टी क्या, मैं क्विकली आपको बता दूं, इस पर एक अलग चैप्टर हम ला रहे हैं जहां पर हम डिटेल में इसी सीरीज में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डिटेल में समझनी बड़ी ज़रूरी है। मैं और भी आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट में अभी 5000 कंपनीज हैं। हर कंपनीज को तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो कैसे पता कर पाएंगे कि शेयर मार्केट आज ऊपर है या नीचे? इसीलिए ये इंडाइसेस बनाए गए। सेंसेक्स ये जो है ये बीएसई का मेन इंडेक्स है, यानी कि इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में जो सेंसेक्स बना है वो टॉप 30 कंपनी से बना है, जो अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं। टीसीएस ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऐसे टाटा मोटर्स है, ऐसी अलग अलग सेक्टर की टॉप 50 कंपनी से सेंसेक्स बना है। निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनी से बना है। सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है, निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है। ये इंडेक्स हमें क्या करता है, ये बताता है कि आज शेयर मार्केट, जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं तो हमें दिखाता कि आज सेंसेक्स गिर गया, तो लोगों को पता चलता है कि मार्केट गिर गया। आज सेंसेक्स आज बहुत ऊपर चला गया, तो हमें पता चलता है कि मार्केट आज ऊपर चला गया। तो ये इंडिकेटर और कुछ नहीं, ये इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी के रिटर्न्स को देखें, पिछले 20 साल के निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स को देखें, तो इन्होंने 13.5% CAGR का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में, 13.5% का। तो ये वो रिटर्न है। देखिए इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और बहुत ही लो रिस्क के इन्वेस्टमेंट है। देखिए शेयर मार्केट है तो रिस्क होगा ही होगा, लेकिन ये एक बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं या इनके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो आपको हर साल 13.5% का रिटर्न मिलता कंपाउंडेड सालाना, जिसका ही मतलब है कि एफडी के डबल का ही रिटर्न है, जो आपको ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए मिल रहा है। अगर हम इसी रिटर्न को बाकी कंट्रीज के रिटर्न से कंपेयर करें फिर चाहे यूएसए क्यों ना हो, जापान क्यों ना हो, चाइना क्यों ना हो, इंडिया को बीट करना लगभग मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके चलते इंडिया की कंपनीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका फ़ायदा शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में मिला है। तो सेंसेक्स निफ्टी ने तो इतना रिटर्न दिया है, तो अगर आप खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका यही टारगेट, एक बेसिक गोल होना चाहिए कि कैसे मैं इस रिटर्न को बीट करूँ, यानी इससे ज़्यादा रिटर्न कमाऊँ। तो आगे इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, सिंपली सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। इसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आप और भी जो इंडाइसेस बने बीएसई एनएसई के और भी इंडेक्स है, जैसे इन्होंने मेन ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए सेंसेक्स निफ्टी बनाया है, वैसे ही इन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स वगैरह सब बनाए हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे ओवरऑल। बट कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह के रिटर्न सेंसेक्स निफ्टी ने कर दिए हैं, तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि हाउ कैन यू बिल्ड दिस रिटर्न, अगर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो। और साथ ही आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप सीधा सेंसेक्स निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर लो रिस्क में आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये हो गई कुछ बेसिक अपॉर्चुनिटीज। तो अगले लेक्चर में आपको इसके डेप्थ में लेके जाऊँगा। मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड्स की बात नहीं करूँगा, मैं आपको नेगेटिव साइड में भी लेके जाऊँगा और ऐसे ऐसी केस स्टडीज आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, किस तरह से मुझे इन्वेस्ट करना है, कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग मेरे लिए है या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मेरे लिए है, और इन दोनों के लिए फिर आपको किस तरह का एनालिसिस करना है, कैसे आपको पिक करना है अच्छा फंड या फिर अच्छा स्टॉक,
इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि दुनिया में 7 आश्चर्य माने जाते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं, लेकिन एक 8वां है जो बहुत ही कम लोगों के लिए काम करता है। कितना? तो मैं कह सकता हूँ कि 0.0001% जो लोग हैं पूरी दुनिया के, इनके लिए 8वां वंडर काम, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही कम लोग हैं। तो ये लोगों को ये 8th वंडर पता है, और सिर्फ पता नहीं है, इनको ये भी पता है कि अपने फेवर में यूज़ करके हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वेल्दी बन सकते हैं। और मेरा गोल ये रहेगा कि आपको ये 8th वंडर बताना, ताकि आप अपने फेवर में इसे यूज़ करके आप खुद भी वेल्दी बन पाए। और ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, वो कैसे काम करता है, और इसी सीरीज़ की मदद से वो भी शेयर मार्केट सीख पाए और पूरा इंडिया फाइनेंशियली अवेयर बन पाए। तो जाते जाते नीचे दिए गए दोनों भी स्टॉक ब्रोकर्स को जरूर चेकआउट कीजिए, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रोकर्स है।